हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट दो क्लासेस में मैंने पार्ट 1 बताया है और पार्ट 2, और आज है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 का जो केस बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था, ड्यूरिंग द medieval period India saw the emergence of new warrior groups like the Rajputs who became powerful rulers. Many new ruling dynasties such as the Delhi Sultanate, the Mughals rose to power. The expansion of agriculture and trade strengthened kingdoms, while technological changes created new professional and cases. However, large empires often fragmented into small kingdoms due to wars and administrative challenges. ये हम पढ़ चुके हैं कि राजपूत का फॉर्मेशन होता है और न्यू रूलिंग डायनेस्टीज आता है जो कि दिल्ली सल्तनत, मुगल है। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है, ट्रेड का एक्सपेंशन होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है, जैसे न्यू प्रोफेशन और कास्ट सिस्टम बनना चालू हो जाता है। हमने कल जातीज पढ़ा था। हाउएवर लार्ज एम्पायर्स जो था वो छोटे छोटे किंगडम्स में टूट के बनने लगता है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इसको डील करते हैं एक के बाद एक। तो पहला क्वेश्चन है, विच वॉरियर ग्रुप गेन्ड डोमिनेंस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में कौन सा वॉरियर? अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा, राजपूत। नेम वन रूलिंग डायनेस्टी दैट इमर्ज इन द मेडिवल पीरियड। कौन सा डायनेस्टी इमर्ज हुआ दिल्ली सल्तनत। हाउ डिड एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ पावरफुल किंगडम। किस तरह से एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जो पावरफुल किंगडम है वो बन सके। तो इसका आंसर है कि एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ तो उससे पैसा आने लगा, क्योंकि उसको सेल आउट करते थे, फिर उनको पैसा मिलने लगा, जिसके कारण रूलर्स जो है वो बड़ा बड़ा किंगडम्स बनाना स्टार्ट करे, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था। जो पीजेंट्स थे उनको टैक्स देना पड़ के टैक्स जाके स्टोर होता था रूलर्स के पास, इसीलिए वो रूलर्स अपन उन पैसों से स्ट्रॉन्गर किंगडम्स बनाना स्टार्ट करती है। What was one reason of fragmentation of large empires? क्यों या कौन सा ऐसा रीजन है जिससे हम लार्ज एम्पायर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ पाए, और क्या रीजन था इसका होने का? तो इसमें था वॉर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। वॉर्स, बीच बीच में जो बड़े बड़े एरियाज थे जो एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा था, उसमें डिफिकल्टीज आ रहा था, और साथ ही साथ 2-4 लोगों का अगर व्यू सेम नहीं हो रहा था तो उन दोनों में डिफरेंसेस हो रहा था, जिसके कारण युद्ध होके वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स या छोटे छोटे किंगडम्स बनाने लगे। फिर आता है, हाउ डिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इफेक्ट मेडिवियल सोसाइटी। किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एविडेंस ने या एडवांसमेंट हुआ। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ, नया प्रोफेशन स्टार्ट हुआ और सोशल चेंजेस बनना स्टार्ट हो गया। इसके कारण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण मेडिवियल सोसाइटी का लेवल चेंज होने लगा। तो ये था कल का केस बेस्ड स्टडी। अब हम पढ़ते हैं आगे का पार्ट फर्स्ट, चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, जहाँ पे हम 700 से 1750 तक का चेंजेस देख रहे हैं। ये स्टार्टिंग में मैप का डिस्क्रिप्शन था और एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था, वो है कार्टोग्राफर। फिर ये सेकेंड पेज जहाँ पे हमको बता रहा था कि यहाँ पे एजेस है जहाँ पे कोस्टल एरियाज था उसमें डिटेलिंग ज्यादा है और अंदर के रीजन्स में उतना डिटेल नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसमें हमने पढ़ा है हिंदुस्तान, फिर आया था हिंद जो अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर इसके बाद टर्मिनोलॉजी आया था फॉरेनर, जिसको हम परदेसी या अजनबी बोल रहे थे। फिर आता है हिस्टोरियंस एंड देयर सोसाइटी, जिसमें आया था कि हिस्ट्री में किस तरह से हिस्ट्री में जो एम्परर्स थे या रूलर्स थे वो किस तरह से सोसाइटी को मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहे थे। इसमें फिर पेपर के बारे में इंस्क्रिप्शंस था कि पेपर कब मिलना स्टार्ट हुआ और उसमें
क्यों पहले एक्सपेंसिव था और फिर धीरे धीरे वो चीप होने लगा। फिर आया था मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लिखा जाने लगा और ये वेल्दी पीपल्स, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में रखा जाने लगा, या इसको कलेक्ट करके उनके पास रखा जाने लगा। फिर लाइब्रेरीज और आर्चीव्स में इसको रखने का प्रचलन आया। आर्चीव क्या है? एक प्लेस है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है। फिर हमें लगा कि मैन्युस्क्रिप्ट जब कॉपी किया जा रहा था तब तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो जैसे ही मैन्युस्क्रिप्ट को हम कॉपी कर रहे थे तो कुछ चेंजेस होने लगे, इसीलिए डुप्लीकेट या डिस्क्रिमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का फॉर्मेशन दिखने लगा। यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे एक ही इंसान ने अगर 2 क्रॉनिकल्स लिखा है तो दोनों क्रॉनिकल्स में खुद ने ही लिखा है, एक ही टॉपिक पे लिखा है, फिर भी लिखने का तरीका और दोनों में काफी चेंजेस है। फिर आता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से नए सोसाइटी का फॉर्मेशन या पॉलिटिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन होने लगा। जैसे जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे तो वहां पे फूड हैबिट चेंज होने लगा, बेवरेजेस आने लगे, जो उस एरिया का खुद का नहीं था वो भी उसमें ऐड होने लगा, क्योंकि बाहर से जो लोग आने लगे उसके साथ उनका कल्चर, उनका फूड, उनका रहन सहन का तरीका भी हम ऐड करने लगे। तो इससे पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस होने लगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक चेंजेस भी हुआ था। फिर आया था राजपूत वर्ड, जो कि राजपुत्र से आया था, और ये राजपूत कायस्थ कास्ट स्टेटस को देने लगा, जो कि एक ग्रुप है वैरियर्स का। फिर आता है कि जो दूसरे टर्मिनोलॉजीज या दूसरे रिलीजन्स में चेंज होने लगा या दूसरे ग्रुप्स बनने लगे, उसमें इंक्लूड होने लगा मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स और कायस्थ। फिर इनके हैबिटेट्स को चेंज होने लगा, क्योंकि जहाँ पे एग्रीकल्चरल में चेंजेस होने लगे, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होने लगा, वहां पे फॉरेस्ट को काट काट के एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस को बढ़ाया जाने लगा, जिसके कारण वहां पे चेंजेस हुआ। जो फॉरेस्ट में रहते थे वो माइग्रेट करने लगे। अब जब माइग्रेट करने लगे तो उनके पास जमीन अगर मिला तो फिर वहां पे वो खेती करने लगे। अब खेती करने से फिर इनको बाद में जो इनके रूलर्स है इनको ये टैक्स देना पड़ रहा था, और टैक्स देने के कारण दोनों रूलर और ये जो पीजेंट्स है इन सब में एक सोसाइटी या इकोनॉमिक डिफरेंसेस होने लगा, जिससे सोशल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंसेस दोनों स्टार्ट हो गया। और इसी के सोसाइटी के डिफरेंसेस से फिर जातीस का फॉर्मेशन हुआ, सबकास्ट बना। फिर जाति में जाति पंचायत हम पढ़े कि वहां पे जो एल्डर मेंबर्स थे वो डिसाइड करने लगे कि हाँ हमारे जाति का ये रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा। पर ये जाति का रूल्स रेगुलेशन जो है वो विलेज के रूल रेगुलेशन के अंदर ही आता है। इसके बाद हमने पढ़ा रीजन और एम्पायर। तो जो अलग अलग रीजन्स था उनका फॉर्मेशन, अलग अलग उस रीजन के उनके एम्परर्स थे उसका फॉर्मेशन हमने पढ़ा कि कौन से जगह पे कौन से एम्परर हुआ करते थे। ये जैसे ये मैप है इसमें लिखा हुआ है कहाँ पे कौन सा है। ये देखिए इसमें रोमन नंबर्स में जो अल्फाबेट्स रोमन नंबर्स जो लिखे हुए हैं, ये नीचे में एरिया बता रहा है कि कहाँ पे कौन सा एरिया हुआ करता था। फिर हमने लैंग्वेज एंड रिलीजन देखा कि अलग अलग जगह पे पहले कुछ लैंग्वेज बोला जाता है और अभी लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होने लगा। और अमीर खुसरो ने यह भी कहा कि संस्कृत जो है ये कॉमन नहीं है सबके लिए, सिर्फ ब्राह्मण्स को आता था या ब्राह्मण्स इससे नोन थे। फिर यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज की बोलास लगी, चोलास, खलजीस, तुगलक्स, मुगल्स। फिर इसमें कहा गया कि जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड होने लगे, ताकि इनके बीच में
जो भी मन भेद था वो सारा मतभेद के कारण ये सब स्प्लिट होने लगा। स्प्लिट होने से फायदा ये हुआ कि जब एरिया कम होने लगा तो उसमें अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना पॉसिबल हो रहा था। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में। द 1000 years of histories that we are exploring witness major developments in religions traditions। इसमें हमको मेजर रिलीजन और उसके ट्रेडिशंस को हम विटनेस कर सकते हैं। People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collectively। जो लोगों का बिलीफ था ये बहुत ही कम पर्सनल होता था, ज्यादातर ये कलेक्टिव इवेंट होता था। कलेक्टिव बिलीफ इज अ सुपर नेचुरल एजेंसी। रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। जो कलेक्टिवली सोचा जा रहा था वो कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड था। As the social world of these groups altered, so too did their beliefs। जैसे जैसे सोशल वर्ल्ड में चेंजेस होने लगे वैसे वैसे इनके बिलीव्स में भी चेंजेस होने लगे। It was during this period that important changes occur in what called Hinduism today। इस टाइम पीरियड में हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे। These included worship of new deities and construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmanas, the priest, as dominant groups in society। अब इसमें क्या होने लगा कि अभी जो नए नए देवताओं के मूर्ति आने लगे, इसको अलग से पूजा करना, उसके लिए मंदिर बनाना और उस मंदिर में जो भी देवता है उसके लिए एक भक्ति रखना, उसके लिए रॉयल रहना और इसके लिए इम्पोर्टेंस, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास। और ये सब के लिए ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा क्योंकि ये प्रिस्ट थे और ये अब डोमिनेंट ग्रुप हो गए सोसाइटी के। अब their knowledge of संस्कृत टेक्स्ट earned the brahmanas a lot of respect in society। पहले ही आमिर खुसरो ने कहा कि जो संस्कृत लैंग्वेज था ये ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, उनको बहुत अच्छे से आता था और इसी कारण इन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगा। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। अब इन्हीं लोग के सपोर्टर्स बढ़ने लगे और इन लोग का देखो और एक वर्ड यूज हुआ है वो है पैट्रॉन। एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल्स हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन्स एज आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन एंड लर्न्ड मैन और अ नोबल। एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल जो दूसरे लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हु सपोर्ट अनदर पर्सन, जो दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, क्राफ्ट्समैन हो या लर्न्ड पर्सन हो। One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deities that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। अब एक भगवान के प्रति अलग से भक्ति स्टार्ट हुआ। अब इसमें भी रिचुअल्स जो था वो बिना प्रीस्ट के तो हो नहीं पा रहा था, तो एक प्रीस्ट का पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पे जाने लगा। You will learn about this and about other traditions in chapter 6। इस पे हम chapter 6 पे डील करेंगे। This was also the period when new religion appeared in the subcontinent। नए रिलीजन का फॉर्मेशन हुआ सबकॉन्टिनेंट में। Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century। जब 7th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स बाहर से इंडिया के बाहर से इंडिया में आते थे वो लोग फर्स्ट टाइम ये कुरान, होली कुरान जो है उसको लेके इंडिया में पहुंचे। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवेनियरिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी embrace all those who believes in him without regard to social background। अभी मुस्लिम का एक अलग कैटेगरी डेवलप होने स्टार्ट हुआ जो कि इस कुरान बुक को मानने लगे, जो इनको समझाता है कि
एक ही गॉड है जिसका नाम है अल्लाह, जो बहुत लवेबल है, जो बहुत करुणामयी है। ऐसा तरह का एक एक्सप्लेनेशन कुरान में दिया गया था और इसको बिलीव करने वाले को कैटेगराइज किया गया मुस्लिम्स में। Many rulers were patrons to Islam and the ulama learned theologians and jurists. Many rulers were patrons of Islam. इस्लाम के जो फॉलोअर्स है वो, and the ulamas learned theologians and juridics. juridics और theologians जो है वो उलामास के knowledge person थे। And their Hinduism and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. अब जैसे हिंदुइज्म को अलग अलग वे में बताने लगा, वैसे ही मुस्लिम्स का जो इस्लाम फॉर्मेशन है, इस्लाम का भी इंटरप्रिटेशन फॉलोअर्स अलग अलग तरीके से करने लगे। There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. एक सिया मुस्लिम का ग्रुप तैयार हो गया जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली को बिलीव करने लगे कि ये सबसे अच्छे लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी के। और दूसरा है सुन्नी मुस्लिम who accepted the authority of early leaders. इसके पहले के जो लीडर्स थे जैसे खलीफाज है, इसको बिलीव करने वाले जो है वो है सुन्नी तो मुस्लिम्स। तो मुस्लिम कैटेगरीज या इस्लाम के फॉलोअर्स में दो फॉलोअर्स की कैटेगरी आई, एक है शिया मुस्लिम और एक है सुन्नी मुस्लिम। आप उसको दो साइड में लिख सकते हैं। शिया मुस्लिम जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को फॉलो करते थे, और सुन्नी जो है वो अर्लियर लीडर्स खलीफाज को फॉलो करते थे जो कि सक्सीडिंग खलीफाज थे। There were other important differences between the various laws of schools of laws. Hanafi and Sufis mainly in India and in theology and Maastricht tradition. और भी डिफरेंसेस है जब हम स्टडी करते हैं इनके लॉस का। Last part is thinking about time and historical period. Historians did not see time just as a passing of hours, days and times as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization in the persistence and transformation of ideas and beliefs. जो historians है वो सिर्फ घड़ी में चेंज हो रहा है टाइम, या डे चेंज हो जा रहा है, साल चेंज हो रहा है, ऐसा इसको नहीं बोलते हैं। जब कहीं पे सोशल में कोई प्रोग्रेशन हो रहा है या इकोनॉमी में जो प्रोग्रेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसको एक्चुअली में हिस्टोरियंस के हिसाब से टाइम पीरियड बोला जाता है। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment period that possess shared characters. तो जो बड़े बड़े सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे 100 साल है तो 100 साल को हो सकता है कि 25-25 साल या 50-50 साल के पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसमें पढ़ना और समझना इजी हो जाए। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. जो ये मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने क्या किया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड में डाल दिया। पहला है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। This division was based on the idea that the religion of ruler was the only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society and culture. और इसमें इस पे बेस्ड है कि इस रिलीजन में या उस रूलर के टाइम में हिस्टोरिकल चेंज हुआ है और उसमें कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना कि इकोनॉमी या सोसाइटी या कल्चर में। सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसके कारण अगर कहीं पे कोई इम्पोर्टेंट या बहुत वैल्यूएबल डाइवर्सिटी है तो उसको भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। तो यह है हमारा थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स।
नेक्स्ट पेज में है फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो देयर पीरियोडिज्म टुडे। हिस्टोरियंस फॉलो करते हैं पीरियोडाइजेशन, आज भी इसको फॉलो किया जाता है। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। अब इसमें क्या देखा जाता है, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर देखा जा रहा है जो कि मेजर मूवमेंट है, डिफरेंट मोमेंट्स है पास्ट के। The historians you read last year includes a wide range of early society, जिसमें है हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स जो कि टाउन्स और विलेजेस में रहते थे, लार्ज किंगडम्स और किंगडम्स, ये आपने पढ़ लिया है क्लास 6 में। The historians you will be studying this are often described as medieval. इनको क्या बोला जाता है, medieval. You will find out more about the spread of the peasant societies, the rise of religion and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral or forest people, the development of Hinduism, Islam and major religion and the arrival of European. तो जो चेंजेस हुआ है ये बहुत सारे कारणों से हुआ है। एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो जाना, सोसाइटी में चेंज हो जाना, इकोनॉमी बदल जाना, हिंदुइज्म का फॉर्मेशन होना, इस्लाम का फॉर्मेशन हो रहा, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का इंडिया में आना, तो ये सबके कारण ही इसमें थोड़ा थोड़ा कर करके मेजर चेंजेस होने लगा। These 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. इसमें considerable changes witness किया गया है, मतलब इसके हम साक्षी हैं। After all, the 16th and the 18th centuries were quite different from the 8th and or the 11th. 16th और 18th century जो है वो बहुत different है 8th और 11th के। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems. इसीलिए उसको हम एक ही में into one historical unit is not without its problems. अगर हम उसको एक में कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. medieval और modern में बहुत ज्यादा contrast है। modernity carries with it the sense of a maternal progress, उसमें material progress होना है, intellectual advancement होना है, improvement होना है knowledge का। It seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. medieval period में भी बहुत सारे changes है, पर उसको अगर आप compare करो modern society से तो उसमें comparison में आपको मिलेगा कि medieval में बहुत कम changes हुआ है, पर एकदम changes नहीं हुआ, ये ऐसा case नहीं हो सकता। During this 1000 years, the society of the subcontinents were transformed often, and economics in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. In 1000 years में the society में subcontinents में transform होने लगा और इसमें economic डेवलपमेंट होने लगा और इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चेंजेस भी होने लगा, और इसके कारण ही इंडिया यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के लिए बहुत इंटरेस्ट वाला कंट्री होने लगा। एज यू रेड दिस बुक, look out of signs of changes and the historical processes at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year. Look out your changes and continuity wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. अगर आप आसपास में देखें तो पिछले साल और इस साल में काफी चेंजेस होने लगा है, और इस चेंजेस के कारण आप इसको नोटिस कर सकते हैं। और ये भी हिस्ट्री है, जैसे आज का दिन पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, येस्टरडे जैसे प्रेजेंट जैसे येस्टरडे हो जाएगा, तो वो भी एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसी का एक प्रेजेंटेशन के थ्रू सम अप देख लेते हैं। ये डेवलपमेंट, इसमें हिंदुइज्म और इस्लाम आया। भक्ति मूवमेंट में जो लव एंड डिवोशन टू गॉड ये स्टार्ट होने लगा, प्रमोटिंग इक्वालिटी, रिजेक्टिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन।
कबीर, मीराबाई, गुरु नानक और तुलसीदास ये फेमस साइंस या डिसाइपल्स बनने लगे। सूफीज्म स्टार्ट होने लगा जिसपे इस्लाम को फोकस करने लगा। सूफी साइंस अक्रॉस इंडिया इसको प्रमोट करने लगे। टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड में इसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में इसको डिवाइड करने लगा। दिस डिवीजन वाज इनकरेक्ट बिकॉज इट वाज बेस्ड ओनली ऑन रिलीजन। मॉडर्न हिस्टोरियंस इसको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आता है अर्ली सिविलाइजेशन, मौर्यस, गुप्तास, जो आप शायद लास्ट ईयर पढ़े हो, और मेडिवियल हिस्ट्री में आता है दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और राजपूत। मॉडर्न हिस्ट्री में आता है ब्रिटिश रूल और इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट के कारण क्या होता है कि यहाँ पे लव और डिवोशन टू गॉड ये बहुत इजीली फोकस कर सकते हैं। नेम टू प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के लिए कबीर और मीराबाई ये बहुत प्रोमिनेंट सेंट्स है जिसको हम भक्ति करते हुए देखे हैं। हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट चैलेंज द कास्ट सिस्टम? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी स्टार्ट होने लगा और यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करने लगा और गॉड को डिवोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा रादर देन सोशल स्टेटस। How was Sufi? What is Sufism? How does it differ from Orthodox Islam? सूफीज्म जो है ये मिस्ट्रिकल ब्रांच है इस्लाम के जो कि स्पिरिचुअलिटी, लव या डिवोशन को फोकस करता है रादर देन स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज एंड रिचुअल्स। हाउ डिड सूफी सेंट्स कंट्रीब्यूट टू रिलीजियस हार्मोनी? सूफी सेंट्स जो है ये सबको प्यार और क्षमता रखना, यूनिटी, एक साथ होके रहना, ये सब एनकरेज करने लगे, ना कि रिलीजियस लॉज और रिचुअल्स में भेदभाव करना सिखाए। Why did British historians divide Indian history into 3 periods? क्योंकि ये इसका भी जो बेस था वो रिलीजन के बेसिस पे था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। What was the major flaw in the British classification? ब्रिटिश क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ा कि ये रिलीजन के बेसिस पे था, इसमें कोई भी इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन नहीं था। हाउ डू मॉडर्न हिस्टोरियंस डिवाइड? मॉडर्न हिस्टोरियंस को एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया गया है और ये डिपेंड करता है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस। विच हिस्टोरिकल पीरियड्स इंक्लूड द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में आता है मेडिवियल पीरियड। मतलब हम एंशियंट पीरियड लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे मेडिवियल पीरियड। तो ये आज का केस बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है तो आज ही हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो है, राहुल, अ हिस्ट्री स्टूडेंट, इज सर्चिंग रिलीजियस डेवलपमेंट इन मेडिवियल इंडिया. He learned about the Bhakti movement and Sufism, both of which emphasize devotions and religious harmony. However, he also noticed that British historians divided Indian history based on religion, but he finds problematic. His teachers suggest he explore the impact of the religious on social, cultural and historical interpretation. अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं. How did the भक्ति मूवमेंट प्रमोट सोशल इक्वालिटी? क्योंकि भक्ति मूवमेंट से क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था. नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डिड सूफीज्म एनकरेज रिलीजियस यूनिटी? सूफीज्म जो है वो प्यार, टॉलरेंस और स्पिरिचुअल डिवोशंस बता रहा था, ना कि इसमें किसी को अलग अलग करने का, भेदभाव करने की बात समझाता था. Why did the British classification of Indian history considered inaccurate? क्योंकि जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था उसने रिलीजन वाइज क्लासिफिकेशन किया था, ना कि कल्चरल या सोसाइटी या इकोनॉमिक के बेसिस पे. What alternative approach do modern historians take? मॉडर्न हिस्टोरियन ने इसको एक मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कल्चरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एंड एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया है. तो ये हमारा चैप्टर 1 का पूरा टेक्स्ट कंप्लीट होता है.
कल हम कोशिश करेंगे कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की आदत हो जाएगी। तो कल आप लोग सब लाइव क्लासेस में रह सकते हैं फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू। और ये जो चैप्टर्स है, उसको चैप्टर को आप 1 से 2 बार अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक खत्म करते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू सीरीज के बाद पढ़ेंगे वो होगा हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 7।